भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस समय हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान की ऐतिहासिकता। उस ऐतिहासिकता में यानी संविधान सभा जो बनी थी, जिसने संविधान को लिखा था, है ना, उस संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, उस असेंबली के बनने का बेस क्या था, उसका आधार क्या था, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं आपसे हैं। जैसे कि 1900 जब आप देखते हैं कि 1773 से लेकर के 1773 रिलेटिंग एक्ट से लेकर के कहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 तक में क्या है, अधिनियमों का वो जखीरा है। लेकिन उन सभी अधिनियमों में, उन सभी चार्टरों में कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसकी भूमिका कह सकते हैं कि संविधान सभा के बनने में अधिक रही है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसकी भूमिका भारत में संविधान लिखे जाने के पहले की है। यानी अगर यह अधिनियम नहीं आता तो शायद भारतीय संविधान सभा जल्दी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी चार्टर थे उनमें बहुत सारी कमियां थी, और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो पारित किया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, वह अधिनियमों में एक अंतिम अधिनियम था। किसके द्वारा? ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। एक बात ये थी, इसमें भले ही 321 अनुच्छेद थे, 14 अनुसूचियाँ थी, और उसमें क्या है, नहीं 14 भाग 10 अनुसूचियाँ शायद है, हाँ, उसमें भले ही इतने प्रावधान किए गए, उसमें कुछ मिसलेनियस यानी कि परिशिष्ट भी जोड़े गए थे, शायद 10 परिशिष्ट उसमें होने चाहिए। ये सारी बातें होने के बाद भी वह उसका विरोध रहा, क्योंकि वह उस अधिनियम में कुछ ऐसा खास नहीं रहा। उसके पहले के जितने अधिनियम थे, जो चार्टर थे, उन सब का जो निचोड़ था या कुछ इम्प्रूवमेंट करके, अमेंडमेंट करके ला के रख दिया गया था। जो भारतीयों की इच्छा थी वो मिला नहीं था, क्योंकि वो परिणाम था किसका? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का ही परिणाम क्या है? उन 3 गोलमेज सम्मेलन का होना, और साइमन से संतुष्ट भारतीय थे ही नहीं उस समय। तो जाहिर सी बात है, उसके सुझाव को मानने वाले या उसकी समीक्षा रिपोर्ट को मानने वाले लोग थे ही नहीं। इसलिए साइमन का विरोध मुस्लिम लीग भी कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही थी। गोलमेज सम्मेलन चलते रहे, चर्चा होती रही, कोई मानने का नहीं तैयार हुआ था। लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी करके इस अधिनियम को पारित करवा लिया गया था। उस अधिनियम में बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ कि भारतीय संविधान जब तक नहीं बना तब तक भारत पर जो शासन चल रहा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही चल रहा था। यानी हम जिसके द्वारा शासित होते थे या हमारे पर जो नियंत्रण स्थापित किया जाता था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ठीक है, उसके द्वारा हमारे यहाँ चुनाव भी हुए, उसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का भी प्रयास किया, लेकिन कर ही नहीं पाया क्योंकि देसी रियासतें भाग रही थी, वो कर नहीं पाया, कहने के लिए सिर्फ था। उसने प्रांतीय चुनाव भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन कह सकते हैं कि भारतीयों को क्या चाहिए था? अपना अधिकार चाहिए था, और एक समस्या अधिकार चाहिए था, वो आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे। उसी समय एक बात क्या उठी कि उस दौरान ये कहानी है 1942 की, यानी कि 1942, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो कैबिनेट मिशन 1946 को, लेकिन हमें ये जानना ही पड़ेगा कि कैबिनेट मिशन 1946 के पहले की पृष्ठभूमि क्या है। यानी कैबिनेट मिशन आया ही क्यों था भाई? क्यों आया था? क्योंकि इसके पहले 1942 में एक मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, जिसके चीफ थे कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। उसके कैसे क्या प्रावधान थे, जिन प्रावधानों की वजह से कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने विरोध किया। क्योंकि उस समय अगर ये कहा जाए कि राजनीतिक पार्टी में 2 मुख्य पार्टियां थी, उनका नाम था, एक कांग्रेस थी और दूसरा कौन था? मुस्लिम लीग थी। दोनों ही आंदोलन कर रहे थे। तो इन दोनों ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के उस सुझाव का, उनके इस प्रस्ताव का बहुत ही विरोध किया था। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि कैबिनेट मिशन सीधे हम आ सकते हैं? नहीं, सीधे नहीं आ सकते हैं। कैबिनेट मिशन के आने का कारण क्या है? क्योंकि उसके पहले की जो कहानी है वो उसका रीजन नहीं छिपा हुआ है क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन के बारे में कहा जाता है कि इसलिए आया था भारत ये, क्योंकि उसमें भारत में बहुत राजनीतिक गतिरोध थे। कैसे गतिरोध थे? वो गतिरोध शुरू हुए तो 1935-28 से ही, वो खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि जितने भी राजनीतिक लोग थे आपस में विरोध करते थे, उनकी सहमति ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश के समक्ष नहीं हो पाती थी। अगर कोई राय जानना हो या लेना देना हो तो उस पर सहमति किसकी नहीं बनती थी? भारतीय राजनीतिकों की नहीं बनती थी। यानी कि कहना क्या है
इस मिशन का ये कहना है, यानी ब्रिटिश हुकूमत का ये कहना है कि कृष्ण मिशन इसलिए हम भेज रहे हैं क्योंकि भारत में राजनीतिक गतिरोध है, यानी राजनीतिक जो असंतुलन बना हुआ है, इसलिए हम भेज रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। कृष्ण मिशन के आने के पीछे की कहानी ये थी कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें जापान हावी हो रहा था, ब्रिटेन परेशान हो रहा था, और अमेरिका हो चाहे चीन हो, इन देशों ने दबाव बना लिया किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, कि ऐसा है कि आप भारत को कर दो आज़ाद। तो यानी कि वो जो एक समस्या ये थी कि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और भारत की मदद भी चाहता था कौन, ब्रिटिश चाहते थे। इसलिए उन्होंने किसे भेज दिया, कृष्ण मिशन को, और कहा कि जाइए जो भारतीय राजनीतिक गतिरोध से दूर करिए, उसके बदले में सहायता मांगी। सहायता किस बात का, जब मिशन आया तो मिशन ने कहा है कि युद्ध के प्रांत आपको डोमिनियन स्टेट बना देंगे, ये कहा है इसमें, इस बात तो कहा है, और विभाजन की बात भी इसने किया, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग की जो जरूरत थी उसकी बात तो कर देता, वो विभाजन की बात करता है कि अगर चाहेंगे तो आप देश के विभाजन भी कर सकते हैं, ये भी बात यहाँ कह दी गई थी। तो इस मिशन का विरोध किया गया, इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। आप अगर देखा जाए, हम लोग इसके पहले इसको पढ़ चुके हैं शायद, है ना, कि कृष्ण मिशन में क्या क्या प्रावधान थे और क्यों विरोध किया गया है, इसके बारे में क्या कहा गया कि ये तो टूटते हुए बैंक का चेक है, इसके बारे में गांधी ने भी कहा है ना, और बहुत सारे विचार पट्टा सीतारामैया का भी है, जवाहरलाल नेहरू का भी है। लेकिन एक सवाल पहले उठता है कि क्या इस कृष्ण मिशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं? तो मैं कहूँगा मॉडर्न इंडिया में तो आपको दिख जाएगा, लेकिन भारतीय संविधान के तहत कृष्ण मिशन से सवाल नहीं पूछा गया, प्री में नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें पूछा जाता है। यूपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन निकाला नहीं गया संविधान में ला करके, हाँ, लेकिन आधुनिक भारत में पूछा गया है। तो पूछा कहाँ गया है? यूपीएससी ने कृष्ण मिशन से सवाल पूछा हुआ है। यूपीएससी से संबद्ध होते बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि सीडीएस का एग्जाम होता है या एनडीए का एग्जाम होता है। यूपीएससी ने कृष्ण मिशन को कहाँ पूछा है? सीडीएस के एग्जाम में पूछा है और एनडीए के एग्जाम में पूछा है, लेकिन अपने उस प्री एग्जाम में नहीं पूछा है। जो यूपीएससी का अपना आईएएस का एग्जाम होता है, जिसका कह सकते हैं कि कॉमन एग्जाम है, उसमें वो नहीं पूछा है। उससे अपने स्पेशल वैकेंसी में इस सवाल को रखा हुआ है, उस पेपर में रखे नहीं एनडीए और सीडीएस। तो ये समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टेट पीसीएस दे रहा हो तो सवाल उसके पास होना ही चाहिए। और वहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं। 2 सवाल पूछे गए, एक बार एनडीए में आया है, एक बार सीडीएस में आया है। तो बहुत अच्छे सवाल कृष्ण मिशन से पूछे गए हैं, जिनमें कि आपका दिमाग में कह सकता हूँ कि झंझना जाएगा, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है। अब एक बात उठती है कि इस कृष्ण मिशन जब आया तो एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रस्ताव आया था, तो प्रस्ताव ये था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत के लोगों को भारत में संविधान का निर्माण हो, इसके लिए एक संविधान सभा, मतलब संविधान निर्माती सभा का हम गठन करेंगे, ऐसा उसमें कहा गया। इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं, जो है ब्रिटिश प्रांत हैं, वो सब मिल करके एक साथ ऐसा काम करने वाली उसका हिस्सा बनेगी। उसमें ये भी कहा गया कि डोमिनियन यानी उपनिवेश के दर्जे का जो है, भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा और एक स्वतंत्र उपनिवेश की स्थापना का उसे अवसर दिया जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि एक शिगुफा दिया गया था किसे, जो हमारे राजनेता थे उन्हें दिया गया था, यानी कांग्रेस को और मुस्लिम लीग दोनों को। ये भी कहा दिया गया कि जो राष्ट्रमंडल है, उस राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होने का भी अवसर दिया जाएगा। ये सारी बातें वहाँ पर की गई थी। लेकिन ये समझिए कि फिर भी मैंने कहा कि जब उसने कहा कि संविधान निर्माण सभा बनेगी, लेकिन संविधान निर्माण सभा कैसे बनेगी, इसका आधार कृष्ण मिशन में नहीं है। विरोध का पहला कारण इसका यही है, क्योंकि वो आधार उसने नहीं बताया कि भारत में संविधान निर्माण सभा कैसे बनेगी। यानी संविधान लिखने के लिए एक असेंबली बनना है, तो असेंबली कहाँ से आएगी? बस कह दिया कि संविधान निर्माती सभा का निर्माण कर देंगे। ये भी कहा दिया कि संविधान निर्माती सभा जो होगी वो प्रांतों से जो है लोग चुन के आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने विचार दिया। लेकिन ये भी नहीं बताया अपने विचार में कि जो है प्रांतों से चुन के आएंगे तो कैसे चुन के आएंगे। ये सारी बातें उसने क्लियर नहीं किया, और यही कारण रहा कि कृष्ण मिशन का बहुत ही विरोध किया गया। और ये भी लास्ट में उसने कहा दिया था कि
जो भी सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर बना रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। और जो 1935 का अधिनियम है वो उसके जिम्मेदार होंगे, और संपूर्ण भारत का जो शासन है, जो गवर्नर होगा वो उसी के ऊपर पूरा का पूरा लायबिलिटी होगी। तीसरे इसका विरोध किया गया। यही रीजन है कि इसका विरोध क्यों किया गया, इसीलिए किया गया है किस मिशन का। और विरोध ऐसा हुआ कि कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। 1942 की ये बात है। कब की बात है? 1942 की बात है। अब ये सवाल उठता है कि हमेशा एक समस्या और रही है कि जैसे जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसकी सोच होती थी कि हम अल्पसंख्यक के हितों को ध्यान में रखेंगे, यानी हम अल्पसंख्यकों को किनारे नहीं करेंगे। ये भी था, ये जानिएगा। यही कारण है कि जब कभी ब्रिटिश हुकूमत का झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ होता था तो कांग्रेस भाग जाती थी, और जब कभी का बहुमत की ओर कांग्रेस की तरफ होता था तो कौन भाग जाता था? मुस्लिम लीग भाग जाती थी। यानी ये कह सकते हैं कि इन दोनों में, ये भी एक कह सकते हैं कि गतिरोध तो था ही दोनों में, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। जैसे किसी ने बात को कह भी दिया था कि जहाँ बहुमत होता है वहीं निर्णय होता है। तो किसी ब्रिटिश वायसराय ने कहा था कि जहाँ बहुमत है उसी पक्ष में निर्णय होना चाहिए। तो बहुमत तो कांग्रेस का होता था, सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की होती थी उसमें, अभी भी है, उसमें भी थी। तो निर्णय कौन करेगा? कांग्रेस के पक्ष में हमेशा होता था। मुस्लिम लीग इसी बात का विरोध करती थी, और उसमें क्या था कि महत्वाकांक्षा थी, चाहते थे कि जब भी संविधान सभा लिखा जाए, संविधान सभा बने, तो उसमें जो मेंबर हों उनकी नियुक्ति मैं खुद करूं, और वहाँ से मुसलमान ही चुनाव लड़े, वहाँ कोई हिंदू ना आने पाए, हिंदुओं को उसमें कोई रोल ना रहे। मतलब उसके शुरुआत से ही क्या था, विभाजन उसके ब्रेन में चल रहा था। किसके? मुस्लिम लीग की। अब क्रिस मिशन की बात किया जाए, 23 मार्च में बताया था कि 23 मार्च 1942 को क्रिस मिशन दिल्ली आया, 30 तारीख को अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर दिया। 30 मार्च के आसपास वो रिपोर्ट में जो भी कहा उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, कांग्रेस ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, ना मुस्लिम लीग ने किया, और विरोध हुआ इन दोनों का। कोई किसी ने कहा कि टूटता हुआ बैंक है, किसी ने कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है ना, ये आप जानते हैं। ये गांधी और नेहरू की बात है। पट्टा सीतारमैया ने कुछ और कह दिया था, उन्होंने कहा कि अगस्त प्रस्ताव का तो मात्र एक परिवर्तित रूप है, संस्करण है, जो भी कह दीजिए। तो लेकिन इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई वही कैबिनेट मिशन की का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ है? क्रिप्स मिशन में ही है। तो अब आप बात करें किसकी, ये क्रिप्स मिशन का विरोध हुआ, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो उस समय कहानी एक क्या है, 1942 ही चल रहा है। थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया को जोड़ेंगे तो 1942 में एक आंदोलन हुआ देश के अंदर, यानी कैसा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। थोड़ा सा इसको जान लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन। जब इसकी बात नहीं माननी तो चलो हम आंदोलन ही करते हैं भाई, हम क्रिप्स मिशन से नहीं संतुष्ट हैं, टूटता हुआ बैंक है तो हम क्या करेंगे, हमें राहत मिल नहीं रही है। तो लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन की बात किया जाए तो 14 जुलाई 1942, इसका डेट क्या है? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की एक विशेष बैठक बुलाई गई। उस बैठक में भारत छोड़ो की बात कर दी गई, और वहाँ एक प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन अनुमोदित नहीं किया गया। फिर 8 अगस्त को, कब? 8 अगस्त को ये जो 14 जुलाई को बैठक हुई थी, ये कोई से कार्य समिति की बैठक थी कांग्रेस की, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को जब आयोजित की गई तो उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दिया। तो ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहाँ कांग्रेस की पहली बार अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन ग्वालियर टैंक में हुआ था, है ना, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। वही बैठक फिर यहाँ होने जा रही है, यानी 8 अगस्त को जो 1942 में बैठक हुई, जहाँ से एक ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन का, ग्वालियर टैंक में। वहाँ पे अब्दुल कलाम उस समय अध्यक्ष थे, किसके? कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन कर रहा था? अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और भारत छोड़ो प्रस्तावित किया किसने? नेहरू जी ने, यानी क्विट इंडिया। भारत छोड़ो का प्रस्ताव बना दिया, पेश किया किसने? नेहरू जी ने, यानी कौन? JL नेहरू ने पेश कर दिया। क्योंकि कैबिनेट मिशन के पहले की कैबिनेट मिशन ऐसे सीधे में पहुंच जाइए,
पहले आप कृषि को समझिए, फिर सुभाष चौहान को समझिए। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ चल रही है? बम्बई में, है ना? कहाँ? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वही है, ग्वालियर टैंक वाला, वहीं बैठक शुरू हुई। उस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के समक्ष पेश किया। वहाँ पर कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। इस प्रस्ताव को सपोर्ट करने वाले कौन है? कौन है सपोर्ट किया? पटेल जी ने कर दिया। क्योंकि पटेल और नेहरू बहुत याराना था भाई, बड़ी गहरी दोस्ती थी दोनों लोगों में, एक साथ रहते थे। एक ज़्यादा पढ़ा लिखा, एक थोड़ा सा कम, लेकिन कलाकार दोनों एक से बढ़ के एक, है ना? हाँ, दोनों एक से बढ़ के एक थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। प्रस्ताव का समर्थन किसने कर दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। और ऐतिहासिक इस आंदोलन के लिए गांधी ने नारा दे दिया, डू और डाई, करो या मरो, अंतिम है, अब बर्दाश्त नहीं करना, कोई मिशन नहीं चाहिए, करो या मरो, भारत छोड़ के जाओ। अंग्रेजों से कहा कि यहाँ रहना नहीं है, आपको जाना ही जाना है। तो यानी कि गांधी ने इसी अधिवेशन में कह दिया क्या? उन्हें नारा दिया, इस आंदोलन के नारा दीजिए क्या? करो या मरो, डू और डाई। मतलब अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ आज़ादी और कुछ नहीं चाहिए। अब आपसे हम रिक्वेस्ट करने वाले नहीं कि आप मुझे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को कर दिया गया। जैसे प्रस्ताव पेश किया गया, पास भी हो गया। 9 अगस्त, ये सवाल आधुनिक इतिहास में पूछा गया है फिर एग्जाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के समझ किसने पेश किया, समर्थन किसने किया, उसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसे सवाल पीसीएस प्री में पूछे गए हैं, ऐसा मत सोचिएगा। अध्यक्षता कौन किया? अबुल कलाम आज़ाद ने किया कांग्रेस की। प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। समर्थन किसने किया? सरदार पटेल ने। और वास्तव में अगर देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हो गया। अब इसी को कहा जाता है भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति। जब कभी ये सवाल से आपसे कर दिया जाए कि अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो सीधा एक लाइन, 9 अगस्त 1942। इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अब तो टेंशन में आ गए ना, अब आंदोलन शुरू है। तो आंदोलन एक दिन नहीं चला है, बहुत दिनों तो चला है आंदोलन। इसी बीच में टेंशन हो गया किसे? अंग्रेजों को। तो कहेंगे किसी को भेज दो, कोई इसी ऐसे व्यक्ति को भेजो कि जाके समझौता करवा दे। तो भेजा गया। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, शायद थे, वही था। उस समय जब ये शुरू हो रहा था तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनकी जगह पे आ रहा लॉर्ड बेबल, उसे भेज रहे हैं। अब आ रहा समझौता करवाने के लिए। जाओ तू ज़्यादा समझदार हुआ, समझाया जाए, हो सका था भारतीय तुम्हारे झांसे में आ जाए। लेकिन अब चूंकि वो कसम खा लिया, डू और डाई, करो मरो, या तो रहेंगे या तो जाएंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं देंगे। तो अक्टूबर 1943 में आ रहा है कौन? बेबल, लॉर्ड बेबल आ रहा है। लॉर्ड बेबल को भेज दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। कहा जाओ कुछ ऐसी योजना बना दो ना कि भारत में फंस जाए भारत वाले। तो आया, उसने क्या बना दिया? लॉर्ड बेबल ने बेबल प्लान बना दिया, अपना बेबल प्लान लेके आया और कहा कि चलो इसमें फंस जाओ सब लोग। 14 जून 1945 को बेबल प्लान को प्रेजेंट कर दिया। 14 जून 1945 को बेबल प्लान प्रेजेंट किया किसके सामने? इन राजनेताओं के सामने। लोग खुश हो जाओ, मैं कुछ आपके लाया हूँ। क्या कहा? कहा कि आपके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक कार्यकारिणी परिषद का गठन करेंगे और जिसमें वायसराय भी शामिल होगा और बहुत सारे सदस्यों को नियुक्त करेंगे जो भारतीय होंगे, उनको भी निर्णय करने का अधिकार देंगे। बहुत अच्छी बात कहा, तो कि भारतीय खुश हो जाएं। लेकिन जो सेना होगी ना, वो किसके अधीन होगी? मेरे अधीन होगी, यानी बेबल के अधीन होगी। बेबल ने कहा कि आप एक कार्यकारिणी परिषद बनाएंगे, उसका नाम केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद होगा। उसमें मैं भी रहूँगा, भारतीयों को शामिल किया जाएगा, बहुत सारी शक्तियाँ भारतीयों को दे दी जाएंगी, लेकिन जो रक्षा डिफेंस से संबंधित होगा उसमें हम ही रहेंगे। मतलब वायसराय रहेगा, सेना, हाँ सेना जब चाहेंगे उतार देंगे तुम्हारे खिलाफ। कहा ठीक है भाई। और ये भी कहा कि कार्यकारिणी में जो मुस्लिम है ना और जो हिंदू हैं, दोनों बराबर हम देंगे ही सीट, यानी हिंदू भी उतने रहेंगे, मुस्लिम भी उतने रहेंगे लोग। और यही तो विवाद चल रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। भाई जिसकी जितनी संख्या
उसकी उतनी हिस्सेदारी। आजकल नारा चल रहा है ना, उसी विवाद हो रहा है, सरकार की ऐसी तैसी हो रही है इस समय। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी आरक्षण होना चाहिए। यानी उसमें मामला उठ गया, जैसे वर्तमान थोड़ी सी बात ये कट हो रही मेरी, जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन की बात चल रही है। जिसकी जितनी जनसंख्या है देश के अंदर, उसको उसको उसे उतना यदि लाभ मिलना चाहिए। ऐसा ये आजकल चल रहा ड्रामा, आप अगर न्यूज़ देख रहे हो तो ऐसे उस समय भी था। लेकिन कैसे बराबर कर पाओगे? मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से कम थी तो कैसे बराबर कर दोगे? फिर उसने कहा कि एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाएंगे, लेकिन वीटो पावर मेरे पास रहेगा। सारा खेला खेल रहा है खुश करने के लिए। कहा वीटो पावर किसके पास होगा? मेरे पास होगा। कोई लोग सो रहे हैं शायद। और ये भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो हम भारतीय संविधान को बनाएंगे और स्वयं बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम बनवा देंगे आपका संविधान। ये बेबल ने कहा था। ये कहे थे कि हम संविधान सभा बनवाएंगे, ये कहा तो नहीं, हम खुद बना देंगे आपको संविधान, आप टेंशन मत लीजिए। कहा ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे नेता गिरफ्तार हो गए। उस समय ना कहानी चली रही है, तो गिरफ्तार से हो चुके थे। तो उसमें हुआ कि चलो एक सम्मेलन बुलाते हैं। वाज साहब ने कहा आओ भैया, कहा शिमला चले आओ, शिमला बहुत ठंडा जगह, क्योंकि अंग्रेज वही रहते थे, उत्तराखंड शिमला हिमाचल। बुला लिया, कहा शिमला, कहा आओ। कहना गांधी के ना जाएंगे भाई, तुम्हारी बात हम मानेंगे तो धोखा बहुत देते हो। गांधी जी कहा शिमला सम्मेलन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो भाग नहीं लिए। और मुस्लिम लीग का इरादा था कि हाँ चलिए, तो मुस्लिम लीग पहले से ही कांग्रेसों के लिए उसके ब्रिटिश हुकूमत की एक चाटुकार कंपनी मान लीजिए, वो शुरू से थी, वो चाटुकारिता करती रहती थी। हाँ, अब उसमें वह ये कहना था कि भाई मुस्लिम लीग कहते थे कि देखो जो भी कार्यकारिणी मेंबर बनेंगे उनका चयन मैं खुद ही करूँगा, उसमें कांग्रेस कोई रोल ना रहे, कांग्रेस का जवाब बना लो, हमें कोई जरूरत नहीं है, कार्यकारिणी हम आएंगे नहीं। तो गांधी जी वहाँ गए नहीं, तो सारा मामला हो गया टाइम और जब सब कुछ खत्म हो गया तब अब आप किसे आना, 45 की बात है ना, 1947 में शिमला में बैठक चली थी, गांधी हिस्सा नहीं ले, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सामंजस्य नहीं बन पाया, बेबल प्लान फेल। हाँ हाँ, खो गए, खत्म। अब बेबल फेल कर गए, फिर अब क्या आना है? अब क्या है? अब आएगा कैबिनेट मिशन 1946। अब समझे आप? यानी कैबिनेट मिशन के आने के पहले की भी कहानी। कैबिनेट मिशन आएगा, इसकी पृष्ठभूमि तो क्रिप्स मिशन ने लिख दिया था। स्टेफर्ड क्रिप्स ने अगर सेटिस्फाइड कर दिया होता भारतीयों को तो शायद कैबिनेट मिशन आता ही नहीं आता ना। और बेबल प्लान ही अगर सेटिस्फाइड कर ले जाता तो भी नहीं आता। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहीं ना कहीं, जो लाला लाजपत राय ने कहा था कि आपके ताबूत में कील है एक लाठी, तो कह सकते सबसे बड़ी कील यही थी जो वर्धा में सम्मेलन हो गया था कांग्रेस का। सबसे बड़ी कील वही थी कि अब आप जाइए, अब आप बचेंगे नहीं, अब ऐसी कील ठोकेंगे कि आप भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ये संघर्ष एक दिन का नहीं है। हमारे जितने नेता हैं वो लोग ऐसे उल्लू बोलते रहते हैं, संसद में बोलते हैं, संसद के बाहर बोलते हैं, ढंग की बात नहीं करते हैं, बेवजह की बातों से वक्त बर्बाद करते हैं। एक चीज़ के पीछे दीवाने पड़े हुए हैं, खाली बस आरक्षण का जनसंख्या करवाओ, जनगणना करवाओ, बाकी देश में बेरोजगारी फैली, तमाम समस्याएं, उस पर चर्चा वो नहीं करते हैं। महंगाई, इन सब बातों पर बात नहीं करेंगे। एग्जाम होते पेपर लीक हो जाए तो बात ना करेंगे, लेकिन वो खाली एक जगह बात कर रहे हैं, है ना। किसी भी अभी संसद सब चल रहा, आप देख लीजिएगा, उनके सामने खाली एक ही समस्या है, वो भी 1970 वाले में भी जिंदा है। जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले फंसे पड़े हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं जान इस देश में चाहे जो भी जाति किसी धर्म का हो, हर किसी ने अपना सामाजिक शैक्षिक विकास कर लिया है। आरक्षण जैसी चीज़ों की जरूरत इस देश को बिल्कुल नहीं है। अमेरिका जैसा अगर बनाना भारत को तो आरक्षण इसको नहीं चाहिए। अगर अमेरिका फ्रांस से आरक्षण हो तो भारत में दे दो भाई, कोई समस्या नहीं है। जो सही चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं उसकी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि लोग, हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर किसी के पास जो 4 व्हीलर है, किसी के पास बुलेट है, किसी के पास स्कॉर्पियो है, किसी के पास स्विफ्ट डिजायर है, आने वाली है जाने वाली है ना। हाँ, बड़े लेते से क्या मतलब है भाई, देखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हर कोई सामाजिक शैक्षिक रूप से संपन्न या नहीं, बिना संपन्न रहे स्विफ्ट डिजायर आ रही है, बताइए आ रही क्या? आप खुद सोचिए, तो वो उनको कहा जाएगा पिछड़े हैं, वो कैसे कह सकते हैं आप? अब भाई देखिए, दहेज में लोगों को मिल रहा है ना कि स्कॉर्पियो ले ले रहा है,
एक सामान्य व्यक्ति हो और उसकी शादी बुलेट ले रहा हो, तो 2.5 लाख का बुलेट ले रहा है, तो वो कैसे पीछे आरक्षण चाहिए उसको भाई? चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। कि वास्तव में देखा जाए अब नहीं चाहिए, क्योंकि उसी पे संसद हमारी उलझी रहती है। हाँ सही कह रहे हैं, वो वही भी बात है कि उसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जो अभी भी सब कुछ होते हुए अलग होकर आवाज देते। पंचायत वेब सीरीज आई थी, उसका सीजन 3 देख लीजिए आप, कैसे गेम है उसमें, क्या करेंगे आप। हाँ चर्चा, हाँ जिसमें देखिए आप ना, बहुत बहुत अच्छा। हाँ हाँ, जगमोहन वाली कहानी देख लीजिएगा, सचिव बेचारे फंस जाते हैं उसी में, है ना। बाद में इसको सही देखा वेब सीरीज पंचायत, देख लो। पंचायत देखने का मतलब आप संसद को देख रहे हैं, उसको जरूर देखिए, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। चलिए, तो अब बात किस पे करेंगे आप? कैबिनेट मिशन की। अब आप सीधे कहाँ चुके हैं बेटा? अब आ गया मुद्दे पर अपने। लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ते हैं, ये बात समझिएगा, लक्ष्मीकांत में सीधा सीधा ठोक दिया किसी कैबिनेट मिशन को। वो भी बहुत कम बातें हैं, ज़्यादा बातें उसमें नहीं है। जो जानकारी आपको दी गई, मैं वास्तव में लक्ष्मीकांत ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों को जो उसमें नहीं दिया गया उसे मैं लिंक कर दिया हूँ, और कोई बात नहीं। अब आते हैं कहाँ? कैबिनेट मिशन। इसकी पृष्ठभूमि मैंने बता दिया, कैसे क्यों इसे आना पड़ा, इसमें कौन लोग हैं। इसमें 3 नाम हैं। कैबिनेट मिशन का मतलब होता है, ये वास्तव में ब्रिटेन की संसद का कैबिनेट है। यानी कौन है? कैबिनेट मंत्री लोग हैं। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद से या ब्रिटिश हुकूमत से जो कैबिनेट मंत्री थे, उन कैबिनेट मंत्रियों में से 3 मंत्री आ रहे हैं। 3 मंत्रियों का एक मिशन बनाया गया था, जिसे क्या कहा? कैबिनेट मिशन इसी ने कहा गया। इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? इसका रीजन यही है कि ब्रिटिश संसद के, ये ब्रिटिश सरकार के वो मंत्री हैं जो क्या हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनसे मिल करके इस ग्रुप को बनाया गया। इस ग्रुप में सबसे पहले शामिल है कौन? पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और दूसरे इसके साथ हैं A.B. अलेक्जेंडर। और कौन भाई? और फिर उसी को भेज दिए जो पहले आके चला गया था, स्टेफोर्ड क्रिस, इसको भेज दिया गया। ये वहाँ के मंत्री हैं, कोई नौसेना मंत्री है, कोई व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है, ऐसे यहाँ ड्रामा है, ठीक है। पैथिक लॉरेंस को चूंकि सचिव थे, तो इनको सचिव ही बना दिया गया। यानी कैबिनेट मिशन के सचिव या अध्यक्ष की बात किया जाए तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ही है। समझ है बात मेरी? अभी कैबिनेट मिशन को आने में क्यों आया, पहले क्यों नहीं आ गया? पहले ही आ जाना चाहिए था। क्रिस मिशन क्यों फेल हो गया था? ये क्यों सब पास होने जा रहा है, सफल होने जा रहा है? देखिए, जो 1945 ये मई का महीना है। मई 1945 में चुनाव हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन, भारत में, ब्रिटेन में। जो वहाँ चुनाव हुआ, तो जानते हैं आप कि पहले जो 1945 के पहले, यानी कि मई 1945 के पहले जो सरकार कहाँ है? ब्रिटेन में है, वो साम्राज्यवादी है। यानी खाली साम्राज्य का विस्तार करती है, और साम्राज्यवाद के लिए जानी जाती है, या कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी विचारधारा की कट्टरता से ओतप्रोत थी वो सरकार। उसका मात्र एक उद्देश्य होता था, क्या? कि साम्राज्य का निर्माण हो, चाहे जिस दम पर हो। उस समय विंस्टन चर्चिल थे, है ना। चर्चिल साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, ब्रिटिश PM। अब वो हार गए चुनाव, खत्म। जैसे हारते हारते बच गए अभी महायोगी, वैसे वो हार गए, खत्म हो गए। अब हार गए तो सरकार किसी और की आएगी ना, और सरकार आ गई लेबर पार्टी के, है ना। अब लेबर पार्टी, ये श्रमिक दल है ब्रिटेन का। इस पार्टी के जो नेतृत्व करता थे, उनका नाम था एम्बरी। क्या नाम था उसका भाई? एम्बरी नहीं, क्या नाम था उसका, जरा बताइए मुझे। क्या था कि जब विंस्टन चर्चिल था, तो उसने अपना एक आदमी शिफ्ट किया, जो कहानी इसके पीछे है। विंस्टन चर्चिल ने जो भारत सचिव बनाया था, उसका नाम एम्बरी था। मतलब एक ऐसा, जैसी उसकी सोच थी,
वैसे ही व्यक्ति को उसने क्या बना दिया, भारत सचिव बना दिया। और जब ये चला गया विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी की सरकार आ गई, लेबर पार्टी सरकार 1945 जैसे मई 1945 के बाद आई, वैसे क्या क्या इसने कहा भैया आप छुट्टी पे जाओ, एमरी को रिटायर कर दिया तुरंत, बीआरएस जाओ आप सेवानिवृत्त। उनकी जगह पे बना दिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव। और लेबर पार्टी की एक खास बात रही कि वह भारत के प्रति पहले से ही उसका झुकाव उदार था, उदारता थी उसके अंदर भारत के प्रति, इसीलिए उसने कैबिनेट मिशन बनाया लेबर पार्टी ने, और पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया और कहा आप जाओ कहाँ भारत, और भारतीयों की समस्या का समाधान प्रस्तुत करो। अगर विंस्टन चर्चिल दोबारा आ गया होता तो शायद कह सकते हैं कि कोई मिशन आता ही नहीं, आज़ादी में आंदोलन चलता रहता, थोड़ा सा झेलते आप। संविधान जो सभा बनी जिसने संविधान का निर्माण जल्द से जल्द कर दिया, वो सब शायद ना होता। अब इस समय विंस्टन चर्चिल के बाद जो पीएम बनेंगे उनका नाम है लॉर्ड एटली, है ना। हाँ, चर्चिल के बाद इटली नहीं, लॉर्ड एटली। ये आएंगे, यही बनाएंगे, एमरी को हटाएंगे और लॉरेंस को बना देंगे क्या, पैथिक लॉरेंस को। पैथिक लॉरेंस को उन्होंने क्या बना दिया, पैथिक लॉरेंस को बना दिया सचिव और कैबिनेट मिशन बनाया। और ये कह सकते हैं कि यह इनका ऐतिहासिक फैसला है, किसका, भारत के लिए। अगर ये कहा जाए लेबर पार्टी के पीएम लॉर्ड एटली का एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, उसी कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान निर्माण सभा का आधार प्रस्तुत किया। यानी कह सकते हैं कि लॉर्ड एटली की भारत में संविधान निर्माण सभा बनने के पीछे अहम भूमिका है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से एक मिशन तैयार किया जिसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। अपने कैबिनेट से 3 मंत्रियों को निकाल करके और एक घोषणा कर दिया कि इन 3 लोगों को जाना है कहाँ, और भारत की विभिन्न शक्तियाँ जितनी भी हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो भी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे इन्हें बात करनी है और उनको किस मिशन जैसे नहीं समस्या का समाधान करके आना है। ऐसा किसने कह दिया था, लॉर्ड एटली ने। और ये भी कह दिया था, एटली ने कहा था कि देखिए अल्पसंख्यक वर्ग को आप ध्यान में तो जरूर रखेंगे, लेकिन बहुमत के पक्ष में निर्णय करेंगे। यानी बहुमत किसके पास रहता था, कांग्रेस, हिंदुओं के पास। तो उन्होंने कह दिया था कि किससे, पैथिक लॉरेंस से, कि जा तो रहे हो लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा ना कर देना कि एक बड़े बहुमत पर एक अल्पसंख्यक लोगों को वीटो पावर दे देना कि जब चाहे तब वो उस बहुत बड़े बहुमत को रोक ले जाएं और उस देश को विकसित होने ही ना दें। यानी कि उस देश अपने लिए कुछ कर ही ना सके, कि बार बार अवरोध उत्पन्न ना करने। यानी कि अगर ये बात ना कहा होता एटली ने, तो शायद जो क्रिप्सन में था कि जो जहाँ चाहे जा सकता है, अलग भी हो सकता है, वो हो जाता। लेकिन कैबिनेट मिशन में जब ये कह दिया गया था, जब लॉरेंस से किसने, लॉर्ड एटली ने कह दिया कि देखना इस बात को कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को बहुमत की प्रगति को रोकने के लिए वीटो पावर मत देना। यानी कि बहुमत वहाँ कांग्रेस के पास है, उसके ऊपर बार बार अवरोध खड़ा करने के लिए, उसके कामों को रोकने के लिए ऐसा मत करना कि मुस्लिम लीग को ताकत दे देना। इसका कहने का मतलब किसका था, लॉर्ड एटली का। यानी कैबिनेट मिशन एक बात तो करके आ रहा है भारत की, भैया हम पहुँचेंगे तो पहले पाकिस्तान की मांग को नकार देंगे, यानी पाकिस्तान जैसा जिन्न नहीं रहेगा। यानी उसने पाकिस्तान की मांग को पहले माइंड में रख लिया था, कैबिनेट मिशन ने तीनों रख लिया था कि हम जाएंगे, बात करेंगे नहीं तुमसे कि तुम जो है क्या नाम है, पाकिस्तान की मांग हमसे करो, हम नहीं मानेंगे, पहले तय कर लिया था। यानी माइंड मेकअप करके आ गया था कि हम क्या करेंगे, हम ये सब कुछ मान लेंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं मानने वाले आपकी, कि पाकिस्तान की मांग को हम पूरी तरह क्या कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे। और यही क्या ताकत बन गया, कांग्रेस। यही कारण रहा कि कांग्रेस क्यों खुश हो गई। कांग्रेस रियल में खुश नहीं होती, किससे, कैबिनेट मिशन से। उसे खुशी का कारण एक ही चीज़ है, मात्र बस एक, पाकिस्तान नहीं चाहे बस हो। लेकिन पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ है इस पर आपसे हम चर्चा करेंगे। यहाँ गांधी की मजबूरी है और पाकिस्तान ज़रूरी है।
ये बात जानिए कि आसानी से गांधी ने इसको माना नहीं था कि पाकिस्तान बने, क्योंकि उनकी ऐसी मजबूरी आ गई थी कि उनको मजबूर कहने पर जाने दो, अब इसको ख़त्म करो यहीं पे। इसमें बहुत सारे जैसे पटेल जी थे, बहुत सारे विरोध भी करते, फिर भी गांधी मजबूर हो गए थे। उसका मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। अब कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भेज दिया गया, भारत आ रहा है, यानी वहाँ बन चुका, घोषणा हो गई। मैंने कहा कि ये सारी कहानी कहाँ चल रही, ब्रिटेन में। अब ये मार्च 1946 में इसे कहाँ भेज देगा, भारत। ये मिशन आया और पैथी लॉरेंस 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच गए। यानी ये मिशन, ये कहा जाए कि 24 मार्च 46 में कहाँ पहुंचा, दिल्ली। दिल्ली पहुंचा और इसने कहा कि देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। जब आया तो 24 मार्च को आया, इस समय अपनी बातें लोगों को बताया, जो भारतीय राजनीतिक लोग थे, पार्टियां, उनको बताया कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मेरे पास ऐसे प्रस्ताव हैं, आप मानना चाहे तो मानिए और नहीं तो आप चाहे तो ना मानिए। लेकिन एक खास बात और रहा कि इस कैबिनेट मिशन ने दो बातें कर दिया जो भारत में हितकर था, भारत के लिए। क्या कहा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, अंतिम सरकार गठन करेंगे। दूसरा क्या कहा कि हम संविधान निर्माण सभा का गठन कैसे होगा ये भी बताएंगे आपको। यानी ये दो उद्देश्य के साथ आया था कैबिनेट मिशन, कि भारत में एक अंतिम सरकार बने और जो सरकार भारतीयों की हो। अंतिम सरकार समझ रहे हैं, मूल सरकार से पहले कि भाई जो आम चुनाव के द्वारा सरकार बनाई जाती है, उस सरकार से पहले ही हम क्या बना देंगे, एक अंतिम सरकार दे देंगे भारत को, कि भारतीयों के बीच में जो असंतोष है वो दूर हो जाए। क्योंकि एटली ने कहा खाली हाथ नहीं आओगे, मतलब ब्रिटिश हुकूमत का इज्जत का बट्टा मत लगने देना। जैसे गांधी ने कहा था कि गोलमेज सम्मेलन में हमें देश का बट्टा लगने दिया, मैं तो खाली हाथ आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो हाँ, वो कह दिए थे। वैसे इसने कहा था एटली ने कि भाई देखिए मेरा इज्जत का बट्टा मत लगाना, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ करना कि जो भारत की असंतोष की स्थिति समाप्त कर देना। तो इन तीनों लोग कहा कि देखिए हम अंतिम सरकार का गठन करेंगे और संविधान निर्माण सभा का निर्माण करेंगे। इन लोगों ने योजना बनाई, योजना को प्रेजेंट किया। क्या कहा, कहा कि भारत एक संघ होगा, पहली लाइन इनकी थी। यानी कैबिनेट मिशन का पहला स्टेटमेंट क्या था कि भारत एक संघ होगा और जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी आएंगे, देसी रियासतें भी आएंगी। यानी देसी रियासतें जो वो भी आना है कहाँ, उस संघ के अंदर। और किसे आना है, ब्रिटिश प्रांत को। ब्रिटिश प्रांत 11 थे उस समय, कहा 11 प्रांत तो आएंगे ही आएंगे। उन प्रांत के अंदर जो देसी रियासतें बिखरी हुई हैं वह भी रहेंगी कहाँ, अखिल भारतीय संघ में। तो खुश हो गए कौन, कांग्रेस वाले, वो तो चाहते ही थे। दूसरी बात कहा कि जो संघीय विषय होंगे ना, संघीय विषयों के अतिरिक्त जितने विषय होंगे, जो असित शक्तियां होंगी वो किसके पास चली जाएंगी, जो स्टेट होगा, प्रांत होगा, उसके पास चली जाएंगी। यानी जो प्रांतीय सरकार होगी, खाली संघीय शक्तियां छोड़ दीजिए, बाकी सारी शक्तियां कहाँ चली जाएंगी, प्रांत के पास चली जाएंगी। ये भी कहा कि देखिए हम ये नहीं चाहते हैं कि भारत बिखर जाए, भारत टूट जाए। उसने कहा, मैं आते ही उसने पहला काम किया, नकार दिया किसे, कहा फिनिश, पाकिस्तान जैसी सोच, पाकिस्तान जैसी मांग को हम अस्वीकार करते हैं, ये भी उसने कहा दिया। उसके बाद कहा कि जो एक संविधान सभा बनेगी, किसने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक संविधान सभा का निर्माण भी हम करेंगे और अंतिम सरकार तो बना ही रहे हैं। लेकिन उसके पहले अब एक सवाल ये उठता कि अंतिम सरकार कौन था। वाह भाई, अरे संविधान सभा ही तो थी, अंतिम सरकार चल रही थी, उसके पहले चलने वाली है। कहा कि एक बनाएंगे क्या, संविधान सभा। संविधान सभा कैसे बनाएंगे, उसने अपनी योजना प्रस्तुत किया। इसने कैबिनेट मिशन ने इन तीनों ने मिलकर योजना पेश किया। कहा देखो भाई, ऐसे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम स्टेफर्ड क्रिप्स की तरह नहीं करेंगे कि आपको बात स्पष्ट नहीं करेंगे। इन लोगों ने कहा कि देखो आपके यहाँ दो चीजें हैं, क्या है, कहा कि ब्रिटिश प्रांत है, कहा ब्रिटिश प्रांतों में क्या है, प्रांतीय सरकारें हैं, क्या है,
प्रांतीय सरकारें हैं। उन प्रांतीय सरकारों में क्या है, सदस्य हैं, और वो सदस्य किसके द्वारा चुने गए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं। किसकी, जनता के द्वारा। यानी हम प्रांतीय सदस्य, जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य हैं, उन्हीं सदस्यों के द्वारा हम संविधान सभा के सदस्यों का क्या करेंगे, निर्वाचन करवाएंगे। यानी संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन कौन करेगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य करेंगे। तो ये कह सके भाई चुनाव करवा देंगे, टेंशन ना लो ना। इसीलिए 1946 में चुनाव भी होगा, प्रांतीय विधानसभा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कहा था चुनाव भी हो जाएगा, कहा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो कहा कैसे, इतनी बड़ी जनसंख्या। कहा देखो, संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि यानी एक सदस्य होगा, ये उसने कहा था। और उसको चुनेंगे कौन लोग, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। अब जिस प्रांत में मान लो 20 लाख जनसंख्या हो, तो वह प्रांत से संविधान सभा में 2 ही मेंबर आएंगे। यानी बहुमत, जनसंख्या का आधार बना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा चल रहा है ना, पहले बता चुका मैं आपको। तो वही कहा कि भाई जनसंख्या है बेस इसका। तो यूपीएससी सवाल एक पूछा गया, स्टेट में पूछा गया कि संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आधार था ना, रॉन्ग, बिल्कुल नहीं था। ये तो क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को किसने चुना था, जनता ने। तो यानी एक सीधी बात, ये कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन संविधान सभा किसने किया था, जनता ने किया था। डायरेक्ट जनता नहीं किया, अप्रत्यक्ष किया। अप्रत्यक्ष कौन किया, प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उसके सदस्यों ने सीधे चुना, किसे, संविधान सभा के सदस्यों को। तो ये कहा गया कि जनता का क्या विशेष भूमिका है संविधान सभा के सदस्यों में, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुसूची 6 जो उसका शेड्यूल 6 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, उसमें शेड्यूल 6 में एक बात कह दिया गया। क्या कहा गया था कि जब वही जनता प्रांतीय विधानसभा में वोट डालेगी जो सबसे ज्यादा कर देती है, या जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, या जो सबसे ज्यादा शिक्षित है। और बहुत समय भारत की अधिकतम जनसंख्या गरीब थी, तो न कर देगी अधिक, न संपत्ति होगा अधिक, न शिक्षित होगी। इसीलिए भारत की संपूर्ण जनता संविधान के निर्वाचन का हिस्सा नहीं है। इसको आधार बना करके इस संविधान सभा का आलोचना किया जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसा कह सकते हैं आप, भले ही प्रांतीय विधानसभाओं में मतदान करने का अधिकार सभी को नहीं था, केवल उन्हें प्राप्त था। भारत सरकार ने 1935 शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग जो अधिकतम कर पे देते थे, या संपत्ति जिनके पास अधिक थी, या जो शिक्षित थे उनके पास था। एक किसान जो अनपढ़ जाहिल था, उस संविधान सभा के बारे में नहीं जानता, क्योंकि उसने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना ही नहीं है। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आधार यहाँ नहीं है, ये गलत है। यहाँ पूरी तरह चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष है। समझ गए, गूढ़ सवाल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार ठोका है सवाल इसको, और स्टेटमेंट ला करके, और यूपीएससी ने पूछा इस पर सवाल। ये आसान नहीं, समझिएगा ये बात। तो फिर अब ये कहा दिया 10 लाख होगा, ये लोग खुश हो गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कैबिनेट मिशन का प्लान था, सब प्रसन्न। तो क्या आवंटित को सीट कितना दोगे, कहा सीट तो बताओ कितना दोगे, अब आवंटन करना है। जब कहा 10 लाख पे क्या होगा, 10 लाख पे क्या होगा, 1 होगा। तो कहा देखिए टोटल सीट बनेगी 389, 389 सीटें हैं। 389 सीटों में से 292 कौन होंगे, ब्रिटिश प्रांत से आएंगे।
और कहा कि 4 जो आएंगे ना वो चीफ कमिश्नरी से आएंगे। चीफ कमिश्नरी में 4 कमिश्नरी थे। कौन कौन? एक था दिल्ली और दूसरा था कुर्ग यानी कर्नाटका और तीसरा था अजमेर और क्या मारवाड़। अजमेर और मारवाड़ दोनों एक साथ हैं। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और चौथा था बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 चीफ कमिश्नर थे। एक दिल्ली, कुर्ग कर्नाटका, अजमेर मारवाड़ तीसरा है और चौथा बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। कहा कि 4 चीफ कमिश्नरी होंगे, यानी कहा कि इनका निर्वाचन होना ही होना है और इनको चुनेगा कौन? ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। फिर कहा और क्या होगा? कहा 389 से 93 ऐसे होंगे जो आएंगे देसी रियासत से। किससे आएंगे? देसी रियासत से। और जिनको नॉमिनेट कौन करेगा? जो उस रियासत का क्या होगा? नरेश, यानी जो नरेश यानी जो राजा होगा, जो रियासतदार होगा ना, वो 93 के सदस्यों को नॉमिनेट करेगा। आपको हम बता दें भी कि ये 93 जो देसी रियासतें की बात की गई थी उन 11 ब्रिटिश प्रांतों के अंदर ही थी, बाहर नहीं थी। ये मत सोचिएगा। जैसे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत रियासतें थीं, छोटी छोटी, मत सोचिएगा। ऐसा उस रियासत का मालिक अकेले वही होता था, रियासतदार उसका। तो लोग गाली देते, कहते बहुत बड़े रियासतदार बन गए हो, क्या क्या समझते हो अपने आप को, लोग कहते हैं ना। तो आप समझिएगा कि जो 292 है और 204 है, 292 प्लस 2 है, ये टोटल कितने हो गए? 296। 296 का निर्वाचन होगा प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा, समझे। और 93 नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा? देसी रियासतों के द्वारा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझिएगा। और इनका विभाजन भी किया गया है। 296 सीटों का सामान्य, मुसलमान और सिख में बांटा गया है। जो सामान्य है वो 213 हो जाएंगे, यानी सामान्य सीटें जो रहेंगी। और जो मुसलमान हैं ये तो हमेशा समस्या ही खड़ी किए हैं शुरू से ही, इनकी संख्या 79 है। और इसके बाद एक बचता है क्या? सिख। सिखों की संख्या होनी चाहिए कितनी? 4 है बस, इतने ही। ये है डिवाइडेशन इनका। कितना? हाँ 294 बेटा, 92, 294, हम 96 दी क्या? नहीं बेटा, इसको 4 होना चाहिए। ये चीफ कमिश्नर ही है, 4 जोड़ेंगे 296 तब होगा, 296 रहेंगे। तो समझ गए आप। और कहा कि जो ब्रिटिश प्रांत है उसे 3 पार्ट में बांट दिया, ABCD ग्रुप बना दिया, उसी ग्रुप से निकाल करके निर्वाचन करवाया। ऐसा प्लान कैबिनेट मिशन ने प्रस्तुत किया था। ये भारत की एक ऐसी रियासत जिसने कहा मेरा कोई वास्ता नहीं है किससे, इस कैबिनेट मिशन जैसी बीमारी से। उसने कोई बात नहीं माना और कहा मैं संविधान सभा का हिस्सा नहीं। समझे आप। तो कैबिनेट मिशन आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ बचा नहीं होगा। अब एक बात उठता है कि कैबिनेट मिशन ने 2 बातें कही थी कि संविधान निर्माण सभा कैसे बनेगी वो बताऊंगा मैं आपको। उसने बताया अपने प्रावधान में, अपने प्रस्ताव में बता दिया। और दूसरी बात उसे ये बताना था कि हम सरकार कैसे बनाएंगे, अंतिम सरकार का गठन कैसे होगा। इसको जानने के लिए इंतजार करिए कल तक।